आप किसी कंपनी में फाइनेंस का काम करते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है कि आपको अपने बॉस के सामने आपके उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है, वो भी एनालिसिस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा ही टफ काम होता है एक फाइनेंस पर्सन के लिए कि मल्टीपल प्रोजेक्ट को हैंडल करके और उसे प्रेजेंट करना। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप फाइनेंस को एनालिसिस करके प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ के साथ आप एक एडवांस लेवल का डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड आप बता सकते हैं, सैलरी एलोकेशन बता सकते हैं, एडमिन एलोकेशन बता सकते हैं, आपका बजट क्या था, आपका टारगेट कितना रीच हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि मल्टीपल चार्ट के लिए आपको बार बार चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर देखना है तो सारे प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर हमें यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें आपके मैनेजमेंट ने ये पूछ दिया कि मुझे ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट में टोटल सैलरी कितना खर्च हुआ है, टोटल एक्टिविटी पे खर्च कितना हुआ है, उस समय आप कुछ नहीं बता पाते हैं। उससे बचने के लिए हमने यहाँ बनाया है, जस्ट आप जिस प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना परसेंट जो है प्रोग्राम में खर्च हुआ, कितना परसेंट सैलरी पे खर्च हुआ, कितना परसेंट एडमिन पे खर्च हुआ। और उसके बाद अगर आपके बॉस पूछ देते हैं, भाई मुझे ये बताओ हर मंथ कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, किस रेशियो से खर्च हो रहे हैं, किस मंथ में ज्यादा हो रहा है, किस मंथ में कम हो रहा है, तो वो दिखाओ मुझे। जस्ट आपको बजट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड कैश फ्लो दिख जाएगा, किस मंथ में कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही जो एक्सेल वीबीए लवर है या लर्नर है, उनके लिए इसमें बहुत ही कमाल का ट्रिक है कि कैसे आप सीट ऑटोमेशन, चार्ट ऑटोमेशन कर सकते हो वीबीए के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। आज हम बनाएंगे डायनामिक डैशबोर्ड। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंडिचर में। अब ये फॉर्मेट देख के बहुत जो फाइनेंस सेक्टर से होंगे वो समझ गए होंगे कि ये है क्या। बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब उसका फाइनेंस मैनेज करते हो तो आपको उसके प्रोजेक्ट को भी मैनेज करना होता है। और जब आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आप अगर ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल एक प्रोजेक्ट होगा। आपके पास क्या होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसके एक्सपेंडिचर को आपको ट्रैक करना है, एनालिसिस करना है, एंड देन आपको अपने बोर्ड को या डायरेक्टर को प्रेजेंट करना पड़ता होगा। और वो जो है आप क्वार्टरली भी करते होंगे, हाफ ईयरली भी करते होंगे और ईयरली भी करते होंगे। अब जो फाइनेंस सेक्टर से नहीं है और बीबीए जानना चाहते हैं तो उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूं। ये बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एक एनुअल बजट होता है, और उस बजट में ये एक्टिविटी डिसाइडेड होता है कि इसमें से कितना पैसा सैलरी के लिए जाएगा, कितना पैसा एडमिन के लिए जाएगा, और कितना पैसा है जो हमारे एक्टिविटी के लिए खर्च होंगे। राइट, एक्टिविटी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, तो इसलिए हम एक्टिविटी पे बात नहीं करेंगे, जस्ट एक नाम कर रहे हैं कि एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स कि हो सकता है कि अगर आप कंपनी है तो आपकी कंपनी का रिट्रीट प्लान हुआ हो, वो एक एक्टिविटी हुआ। लेकिन जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी ये हुआ कि जो इंप्लॉय आपने रख रखा है उस प्रोजेक्ट के लिए उसकी सैलरी देना हुआ। और तीसरा होता है एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट यूजुअली हम लोग ओवरहेड भी बोलते हैं। ओवरहेड मीन्स होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक रेकरिंग एक्सपेंस है, कि आपके पास प्रोजेक्ट हो या ना हो, ये खर्च तो होने ही होने हैं, तो वो हमारे रेकरिंग कॉस्ट होते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हमें कंपनी से पहले फंड एलोकेट किया जाता है कि आपको हम टोटल 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ दे रहे हैं, आपको ये प्रोजेक्ट करने हैं। तो उसके एक्टिविटी वाइज आपके पास बजट आते हैं, और उस बजट में आप क्या करते हो, आप मंथली भी एक्सपेंडिचर ट्रैक करते हो। राइट, उसी तरह का है कि आप देखेंगे यहाँ पे पहला कॉलम जो है हमारा बजट है, और इसमें हम मंथली जो है अपडेट करते रहते हैं और ट्रैक करते रहते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। यहाँ पे अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं कि ये खर्चा ज्यादा क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ। तो इसका जस्टिफिकेशन एक अलग से क्वालिटेटिव डाटा के रूप में दिया जाता है, जो कि इसके बारे में अगर आपको जानना होगा
तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इसका एक फाइनेंशियल एनालिसिस का एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें कि डैशबोर्ड नहीं होगा, जस्ट एक क्वालिटेटिव डाटा, यानी एक तरह से कि जो डाटा कहीं पे मिसमैच कर रहा है या ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो ये तो फाइनेंस सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए हुआ। लेकिन अब दूसरा आता है कि जो बीबीए लर्नर है उनके लिए इसमें क्या है नया। तो देखिए, बीबीए लर्नर के लिए इसमें बहुत ही कमाल का ट्रिक दिखाने वाला हूं आप, कि आपका सपोज दैट मान लो कि आपके पास यहाँ पे इतने सारे समरी है, राइट। तो आप एनुअल बजट का चार्ट बनाओगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर रिपोर्ट का चार्ट बनाओगे, फिर आप प्रोग्राम का चार्ट बनाओगे, फिर सॉरी कैटेगरी वाइज चार्ट बनाओगे, फिर आप वर्निंग रेट का चार्ट बनाओगे, और इस तरह सबका एक अलग अलग चार्ट बनाओगे। हालांकि आप इसको पाइवट टेबल से भी बना सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा कुछ नया ट्रिक है कि आप बीबीए से कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट है, हम थोड़ा सा टाइम ऐसे बच जाएगा, जिससे जिसके कारण मैंने इसमें कुछ बना रखा है कि डाटा का समरी वगैरह तैयार कर रखा है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस सभी का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम मंथली ट्रैक करते हैं वो, प्लस साथ में यहाँ पे हमने जो सैलरी चाहिए हमें, मान लीजिए कि नेक्स्ट 6 मंथ का अगर हम सैलरी का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट 6 मंथ में। तो मान लीजिए कि हमारे सैलरी की रिक्वायरमेंट इतनी है और हमारा एडमिन का रिक्वायरमेंट इतना है। अब तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट से कितनी सैलरी है और किस प्रोजेक्ट में कितना एडमिन कॉस्ट है। तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये आप बनाएंगे कैसे, बेसिकली ये आपको जब प्रोजेक्ट मिलता है तो वहां पे दिया जाता है कि टोटल सैलरी कितना है, तो उस सैलरी में आप एलोकेट करते हो कि किस किस एम्प्लॉय को इस प्रोजेक्ट से देंगे और किस किस एम्प्लॉय को दूसरे प्रोजेक्ट से देंगे। तो ये एक सैलरी एलोकेशन का सेक्शन अलग है। इसके लिए कभी कहेंगे, फिर इसके लिए एक डिटेल बनेगा कि आप सैलरी एलोकेशन कैसे करेंगे प्रोजेक्ट वाइज। उसी तरह एडमिन में जो कि रेकरिंग एक्सपेंसेज है, उसके लिए भी आप एक प्रोजेक्ट से तो सारा खर्चा आपका चलेगा नहीं, फिर आप क्या करते हो, आपके पास जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो ओवरहेड या एडमिन कॉस्ट होता है उसको आप पूल करके फिर आप अपने रेकरिंग कॉस्ट को चलाते हो। तो उसके लिए भी आपको एट द टाइम ऑफ द बजट, जब बजट आपका बनता है उसी समय एडमिन भी एलोकेट हो जाता है। तो उसमें से कितना पैसा बचा हुआ है वो आप यहाँ पे दिखाओ। ये पैसा जो बचा हुआ है ये हमने बनाया है नेक्स्ट 6 मंथ का, क्योंकि सैलरी और एडमिन का जो है ना वो हमें फर्दर प्लान करना है। खर्च जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसका तो हम रिपोर्ट एक्सपेंडिचर में दे रहे हैं। लेकिन हम अगर प्लान की बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट 6 मंथ में हम अपने इंप्लॉय की सैलरी कैसे देंगे, हम अपना एडमिन कॉस्ट कैसे हम कवर करेंगे, तो उसके लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें क्या है, इसके डिटेल है, फाइनेंस पे नहीं जाते हैं, हम बेसिकली डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जितना आपके पास अवेलेबल है एडमिन का वो आप यहाँ पे डालिए और यहाँ पे एलोकेट कर लीजिए किस हेड से कितना पैसा जाना है। ये जस्ट एक सिंपल में बता रहा हूँ, इसका इतना ज्यादा काम इस डैशबोर्ड में नहीं है। इसमें बस हम टोटल लेंगे ये वाला सेक्शन और इसका टोटल लेंगे, ये क्योंकि इसे हम अपने काम के लिए यूज करते हैं तो हमने इसे बना रखा है। ओके, अब चलते हैं हम समरी में। समरी में हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे एनुअल बजट है। एनुअल बजट में हमें ये देखना है कि जो हमने एनुअल बजट प्लान किया था उतना पैसा आया कि नहीं आया हमारे पास। अगर नहीं आया तो फिर कितना और ज्यादा रेज करना है, मतलब खोजना है पैसा कि ये पैसा आए हमारे पास। आप इसे नीड टू रेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बनाएंगे। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ये लिंक रहेगा आपके सीट से। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बजट था वो हमने बजट डाल दिया एनुअल बजट के अनुसार से। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आप मैच करा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पे बजट है वो बजट तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि इसमें और बहुत सारे, ये फाइनेंशियल थोड़ा सा टर्म है कि हमारा बजट एक जब बना जाता है स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्ट में, यहाँ पे ये एजम्पशन होता है कि हम इतने तक का खर्चा इस साल करेंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि वो टारगेट रीच नहीं होता है। जैसे ये 6 मंथ हुआ तो लगभग 50% हमारा टारगेट पूरा हो गया है, राइट। तो 50% टारगेट पूरा हुआ तो इतना पैसा आ चुका है, इतना पैसा अभी और हमें लाना है।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्चुअल खर्च है, और एक्चुअल खर्च हम कहाँ से ले रहे हैं कि इसमें से प्रोग्राम कॉस्ट कितना हुआ, सैलरी कितना हुआ, एडमिन कितना हुआ। और ये निकालने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कभी कभी आपके डायरेक्टर या आपके बोर्ड पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो 27 लाख खर्च किए हो, इसमें से प्रोग्राम में कितना खर्च किए, सैलरी पे कितना खर्च किए। क्योंकि ये चीज ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यानी फाइनेंशियल एनालिसिस का काम होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग एडमिन पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सैलरी पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और काम बहुत कम हो रहा है, यानी एक्टिविटी कम हो रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये आप बना के पहले से रखें। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम, सैलरी और एडमिन कॉस्ट किया, और ये हमने कैसे किया, तो बहुत ही सिंपल है कि ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ प्रोजेक्ट वाइज एडमिन एलोकेटेड है, सैलरी एलोकेटेड है और एक्टिविटी एलोकेटेड। फाइन। तो इसी के लिए यहाँ पे हमने सबका खर्चा, जिस हेड में जिसका खर्चा हुआ था उसका प्रोग्राम कॉस्ट का यहाँ पे डाला, सैलरी कॉस्ट यहाँ डाला, एडमिन कॉस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा हो गया एक्सपेंडिचर रिपोर्ट का समरी तैयार हो गया। अब हमें कैटेगरी वाइज का अमाउंट नहीं लेना है, बेसिकली हमें इसका परसेंटेज लेना। तो हम यहाँ पे जस्ट परसेंटेज निकाल लिए। कहाँ से परसेंटेज निकाले हैं, इस वैल्यू से। आप अपने प्रोग्राम कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, आपका क्या निकलेगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो वही हमने इस सारे डाटा से परसेंटेज यहाँ पे निकाल लिया है। इसमें एक चीज हमने किया है, क्या किया है, जैसे आप पाइवट टेबल वगैरह अगर बनाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑल है, राइट। ऑल को हमने सबसे ऊपर लिया है। क्यों लिया है, इसका रीजन जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तब आपको बताएंगे। अब देखिए, उसके बाद ये बर्निंग रेट है। अब बर्निंग रेट पूछेंगे कि ये बर्निंग रेट क्या होता है। बर्निंग रेट होता है कि जलना, मतलब कि आपका जो पैसा आपके यहाँ से निकल रहा है, कैश फ्लो जो हो रहा है, वो किस रेशियो में हो रहा है, बराबर चल रहा है या ज्यादा फ्लैक्चुएशन है आपके एक्सपेंडिचर में, किसी मंथ में ज्यादा हो गया, किसी मंथ में कम हुआ। तो इसका रीजन बताना होता है कि क्यों ज्यादा खर्च हो रहा है, क्यों कम खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजों को दिखाने के लिए हमें ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मंथ वाइज हम एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, और ये मंथ वाइज एक्सपेंडिचर कहाँ से निकलेगा, जब ये हम प्रोजेक्ट का सीट बनाते हैं तो इसका हम मंथली रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर सीट होता है, हालांकि इसमें नहीं है, नहीं तो हम इसी में मंथली एक्सपेंडिचर भी रिव्यू करते रहते हैं। तो उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा डाटा यहाँ पे बन गया। अब हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एक इंसर्ट करेंगे सीट, और इसका नाम कर देंगे डैशबोर्ड। यहाँ पे जाएंगे और इसे कर देंगे डैशबोर्ड। अब इसमें जो है हम इसे फुल स्क्रीन ही रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चाहते हैं थोड़ा सा इसे फील कर दें ब्लैक कलर में कि थोड़ा अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसे इस कलर से फिल कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम के बाद अगर आपको ड्यूरेशन देना है, एक सेकंड, इसे हम रखते हैं यहाँ पे और इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा, और पहले वाले रो को भी थोड़ा छोटा रख देते हैं, या इतना सही है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी बताना होता है कि ये प्रोजेक्ट कब से कब तक चलने के लिए, यानी जो बजट आपने इसमें डाला है वो कब से कब तक का है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके फाइनेंशियल ईयर के दौरान तक वो बजट पूरा नहीं होता है। 6 मंथ के लिए भी कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आता है, तो इसलिए हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी डालते हैं यहाँ। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं बजट या अमाउंट डालते हैं, बेसिकली कि अमाउंट कितना मिला है इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा कौन कौन है तो हम इसे इक्वल टू करके हम इस समरी सीट में जाएंगे और किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और इसे हम 6 तक ड्रैग कर लेंगे, जिससे कि हमारा टोटल यहाँ आ जाएगा। टोटल को भी हम ड्रैग करना चाहें तो टोटल को भी ड्रैग कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो अभी हम सबका डाल देते हैं 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1 अप्रैल 23 टू, यानी यहाँ पे कर देते हैं 31 मार्च 23, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये अमाउंट फिर कहाँ से आएगा, उसी सीट से आएगा जहाँ पे ये हमें बजट एलोकेटेड है। तो ये बजट जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सीट यहाँ पे तैयार हो गया, सॉरी एक डाटाबेस तैयार हो गया। अब आपका होगा कि यहाँ पे हम डाटा क्यों दे रहे हैं, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजों को यूनिक दिखाने के लिए अच्छा बनाना चाहिए। तो हम ऐसा इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, जहां पे सब कुछ सामने दिख सके, केवल डाटा ना दिखे। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसी दौरान आपसे आपके डायरेक्टर ने पूछ दिया कि एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ा बताओ कितना इसका आया था, कितना खर्च हुआ है। जब भी आप चार्ट बनाओगे तो उसमें आप पूरा अमाउंट नहीं दोगे, नहीं तो वो चार्ट अच्छा नहीं लगता है देखने में।
तो कुछ वैल्यू को जो है आप स्क्रीन के सामने रखिए, जिससे कि आप आसानी से बता सके या वो जो देख रहे हैं वो भी आसानी से समझ सके। अब इस सब को सिलेक्ट करके इससे हम करते हैं थोड़ा कलरफुल। तो हम इसे कंट्रोल टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे और इसको नो फिल कर देंगे। जितना दूर सेलेक्ट है उसे हम नो फिल कर देंगे, उस डिजाइन में इसे डाल दीजिए। तो हम मान लीजिए कि इस डिजाइन में ही देते हैं, ये डिजाइन हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अब दूसरा हमें कौन सा लेना है कि टोटल बजट कितना था और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। यहाँ पे तो आ गया कि टोटल हमारा बजट था, ये बजट मिल गया हमें, राइट। अब हमें एक दूसरा चाहिए कि एक्सपेंडिचर के लिए हमें चाहिए, तो एक्सपेंडिचर हमें कहाँ से मिलेगा, तो एक्सपेंडिचर भी हमें यहाँ से मिलेगा। तो जस्ट आप इसी को कॉपी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको आप बदल सकते हैं, टेबल डिजाइन में जाइए और इसे कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई टेबल नहीं रहे। अब आप क्या कीजिए, जस्ट इसे कॉपी करके और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसमें एक कॉलम और हमें इंसर्ट करना होगा। किसके लिए, ये तो हो गया हमारा बजट, ये हो गया एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर जो है ना, इस सब को मर्ज करके इससे हम मर्ज कर देंगे और यहाँ पे कुछ हेडर इसका बनाते हैं कि ये है क्या। तो हम यहाँ पे कर देते हैं डार्क ग्रीन कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है हम कर देते हैं वाइट और इसे बोल्ड करके लिख देंगे एक्सपेंडिचर रिपोर्ट एंड फॉरकास्ट कैश फ्लो, और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हम इसे मर्ज करके इसका भी ओवर वो दे देते हैं कि ये क्या है, कि बजट है ये। तो हम यहाँ पे इसे भी मर्ज कर दिए, इसका फिल कर देते हैं हम और सोर्स ऑफ फंड को थोड़ा बड़ा करके इसे भी कर देंगे बोल्ड। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्ट का नाम सेम वही है, कहाँ से आएगा, समरी सीट से ही आएगा। तो यहाँ से हम समरी सीट से लेंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, डन। उसके बाद बजट हमारा कहाँ है, तो बजट यहाँ पे है। तो ये सिंपली वही चीज है जो आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा। बट हम अगर ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि सारा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। तो हम इसे कंट्रोल जेड करके कॉपी करेंगे और पेस्ट एज ए फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बजट कर लेंगे, फिर जाएंगे समरी में, हम यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेंगे और यहाँ पे करेंगे, सॉरी ये बजट था हमारा, यहाँ पे बजट जाना चाहिए था, समरी में गया, बजट के लिया मैंने और इसे कॉपी करके फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, समरी में जाके हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट एज फॉर्मूला कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ना करके यहाँ पे परसेंटेज हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई बजट, और इसे भी कॉपी करके हम नीचे तक जाएंगे और इसे कर लेंगे, इसे कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में और इन सब को नंबर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे, डन, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें यहाँ पे लेना है कि हमारा जो सैलरी का है, सैलरी के बारे में जो बताना है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भी हम इसे मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि सैलरी एलोकेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, हम नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, दो को केवल कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे करेंगे थोड़ा बड़ा और इसे भी कर देंगे थोड़ा बड़ा। अब ये मर्ज हो गया है कुछ ज्यादा में, तो हमें ये यानी इसे सेट करना है जितना अच्छा हो सके, हम इसे सेट करना चाहेंगे, इसे थोड़ा छोटा रखेंगे हम। अब यहाँ पे कर देंगे कि रिक्वायर्ड कितना है सैलरी और अवेलेबल कितना है, राइट। तो रिक्वायर्ड हमारा कितना है, तो समरी में न चल के VBF इसमें चलेंगे हम, अपने समरी सीट में सैलरी वाले में। तो रिक्वायर्ड है हमारा 47 लाख और हमारे पास जो अवेलेबल फंड है वो कितना है, तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इज 48 लाख, राइट। और इससे भी हम कर देते हैं नंबर फॉर, डन। तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड और जो एक्सपेंडिचर होना है कि कितना पैसा है हमारे पास, ओके। तो ये अब यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इससे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इसको कॉपी करके इन सबको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा हम गैप देना चाहते हैं जिससे कि प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा लगे। तो हम इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसे गैप देते हैं। अब एक दूसरा बनाना है, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे एडमिन के लिए। तो थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ पे कर देंगे एडमिन का, एडमिन एलोकेशन। तो रिक्वायर्ड कितना है, तो रिक्वायर्ड हमारा समरी में है, हम यहाँ पे इक्वल टू करके जाएंगे, एडमिन रिक्वायर्ड है 10,50,000 और अवेलेबल कितना है, तो हम समरी में ही चल के देखेंगे, सॉरी जो हमारा
सीट है समरी का, वहां पे जाके देखेंगे कि टोटल अवेलेबल भी हमारे पास 10,46,000 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये अवेलेबल है, लगभग सही चल रहा है, बट हमें अब दिखाना है तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, अब चलिए, अब हमें क्या करना है कि सबका एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे चार्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है कि किस प्रोजेक्ट का कितना पैसा है, क्योंकि उसका तुलना कभी नहीं किया जाता है, राइट। अब जिसका प्रोजेक्ट अगर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का है, किसी का प्रोजेक्ट 50,000 का है तो 50,000 का है। उसमें कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये 50,000 का क्यों है, ये 1 लाख का क्यों है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए इसका कोई चार्ट नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम ये जरूर डाल सकते हैं कि हमारा एनुअल बजट कितना। तो चलिए हम इसमें से किसी एक को कॉपी करते हैं जिससे कि वो फॉर्मेट अच्छा लगे यहाँ पे, और हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे करेंगे एनुअल बजट। तो एनुअल बजट हमारा कितना था, तो आप समरी में चलेंगे, यहाँ पे हमने दिखाया था कि एनुअल बजट हमारा 4,69,00,000 था, लेकिन हमारा अचीव कितना हुआ है, मतलब कि जो डेफिसिट है वो कितना है। तो डेफिसिट अगर हम देखें तो यहाँ पे करेंगे हम, ये हमारा एनुअल बजट है माइनस जो हमारा रिसीव हुआ है, तो इतना बजट हमारा डेफिसिट है, राइट। तो हम इसे पेस्ट बोल्ड कर देते हैं और इस सबको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका चार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाना होगा चार्ट के अनुसार से कि कितना ये ज्यादा है या कितना हाइट है, कितना लो है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसे करते हैं सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हेडर भी आप दे सकते हैं, तो इसे हम नीचे पेस्ट करते हैं, इसे करते हैं कट, यहाँ पे डालते हैं इसे, और यहाँ पे करते हैं इक्वल टू इतना माइनस, सॉरी इतना माइनस, और यहाँ पे कर देते हैं FY 23-24, या इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर्ड अवेलेबल, मतलब नीड टू रेज कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं बोल्ड, इसे भी करते हैं सेंटर, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको ये दोनों सिलेक्ट करना है। इंसर्ट में जाइए, जो चार्ट आपको लेना है वो चार्ट इंसर्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अभी हम सिंपल चार्ट लेते हैं और इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। अब इसके चार्ट में जाके इसका चार्ट स्टाइल चेंज करेंगे, चेंज द चार्ट टाइप। उस चार्ट टाइप में हम जाएंगे और हम चाहते हैं ये वाला सेक्शन हम रखें। इसका फॉर्मेट जो है ये वाला हम लेंगे, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये सिंपली रिक्वायर्ड और नीड टू रिक्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू में जाके डाटा लेवल में जाइए और यहाँ पे मोर ऑप्शन करेंगे, और यहाँ पे हम कर देते हैं परसेंटेज ले रहे हैं, वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको कर देंगे थोड़ा सा मिडिल में जिससे कि अच्छा लगे, और इसे बोल्ड कर देंगे, इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं। और इसके फॉन्ट साइज वगैरह को अगर बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लीजिए, 34%, 66% कर देते हैं, और इसको भी 34% कर देते हैं। अब हम चलते हैं, हम बनाते हैं इसके लिए कि सैलरी एलोकेशन के लिए क्या है। तो सैलरी एलोकेशन के लिए भी हम करेंगे, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे और इसके डिजाइन में भी चल के हम करेंगे सेम डिजाइन, इसे करेंगे छोटा, और यहां से हम चार्ट टाइटल हटा देंगे जिससे कि ये बड़ा दिखे। अब इसमें भी आप अगर परसेंटेज वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम डाटा लेवल में ही जाते हैं और मोड ऑप्शन में जाके, सॉरी यहाँ पे चलिए डाटा लेवल, मोड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे भी हम परसेंटेज ही लेंगे, वैल्यू नहीं लेंगे। तो ये 50% है ऑल अराउंड, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका फॉन्ट साइज करके इससे कर देंगे बोल्ड। तो हमारा यहाँ पे हो गया रिक्वायर्ड, या इसके जगह पे दूसरा स्लाइस भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको करते हैं चेंज चार्ट टाइप, और इसे हम इस टाइप में दिखाते हैं, ये ज्यादा सही दिख रहा है। सेम इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर, सॉरी यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, सेम थिंग को यहाँ पे ले आते हैं, राइट। और इसका डाटा जो है चेंज डाटा, केवल हम सिलेक्ट डाटा में हम जाएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसके डाटा लेवल में जाइए, सेम वही चीज करना है हमें। यहाँ पे जाकर लेवल में कर परसेंटेज कर देंगे, वैल्यू हटा देंगे, राइट, और इसे भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देंगे, तो हो गया। तो हमारा सैलरी भी ऑलमोस्ट बराबर है। अब मेन जो खेल आता है वो आता है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे कैसे शो कराएंगे। तो यहाँ पे हमें 3 चीज दिखाना है। क्या क्या दिखाना है, एक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दिखाना है,
एक कैटेगरी वाइज दिखाना है और एक बर्निंग रेट दिखाना है कि हमें कैश फ्लो दिखाना है। तो हम यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं, कैश एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ही रखते हैं। अब हम चाहते हैं केवल, अब यहाँ से थोड़ा सा VBA का हम यूज करेंगे कि हम चाहते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट नेम पे क्लिक करें तो ये जो है ना पूरा हमें एक्सपेंडिचर यानी कैटेगरी वाइज एक्सपेंडिचर दिखाए, और जब हम बजट वाले सेक्शन पे सिलेक्ट करें तो हमें क्या दिखाए, हमें कैश फ्लो दिखाए। लेकिन जैसे ही इस दोनों को छोड़ के कहीं और क्लिक करें तो हमें इसका डाटा दिखाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक चार्ट पेपर यहाँ पे बना लेते हैं। तो अल्ट F1 करके इंसर्ट करते हैं, इसे करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम, और यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे चार्ट लेंगे, ये वाली चार्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम ये चार्ट हटा देते हैं सिंपली, और यहाँ पे चलते हैं और इसे थोड़ा छोटा करते हैं कि इसे हम यहाँ पे सेट कर सकें। ओके, तो चलिए यहाँ पे चले, यहाँ चलते हैं। ओके, और इसे हम करते हैं थोड़ा बड़ा और इसे करते हैं इधर से इसी के बराबर में, जिससे कि अच्छा लगे देखने में, और इसको भी इसी स्टाइल में रखेंगे। ये सब हमें रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें डाटा लेना है, लेकिन डाटा जो लेना है वो बेसिकली इसका लेना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, डाटा लेवल पे क्लिक करेंगे, डाटा लेवल, और डाटा लेवल में मोर ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ मुझे बेसिकली वैल्यू नहीं लेना है, मुझे परसेंटेज केवल लेना है। तो हम ये सब हटा देंगे और ये वैल्यू फ्रॉम सेल पे जाएंगे, और ये जो परसेंटेज हमने यहाँ पे डाला है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज आ गया कि कितना परसेंट हमारा यूटिलाइज हुआ, और इसे हम कर देते हैं बोल्ड। इसे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो हम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब आता है कि अब हम VBA का यूज करेंगे कि हम जब प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करें तो हमारा क्या दिखाई दे, कैटेगरी वाइज दिखाई दे, और जब हम इस पे सिलेक्ट करें तो हमारा कैश फ्लो दिखना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए लास्ट में अगर टोटल है तो हम एक काम कर सकते हैं, समरी में जो हमने ऊपर किया था इसको हटाकर हम सीधा नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम नीचे ही रखते हैं, ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। इसे हम पाइवट टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट पाइवट टेबल में क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे स्लाइसर रखना पड़ेगा, जो कि हम स्लाइसर नहीं रखना चाह रहे हैं। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा VBA का यूज कर रहे हैं, जिसमें एक ट्रिक सीखेंगे कि कैसे आप डायनामिक चार्ट बनाते हैं। और इसी तरह इसको भी यहाँ से हटा लीजिए, बर्निंग रेट को भी, और इसको हम कर लेते हैं पेस्ट नीचे, और यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। ये क्यों हुआ है थोड़ा समझिए, हमने ऐसा क्यों किया है। बेसिकली हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड में टोटल नीचे है, तो हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे जिसके बेस पे हमारा एक चार्ट तैयार होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो चार्ट बना लेते हैं सबके लिए, ये कैटेगरी वाइज के लिए और कैश फ्लो के लिए। तो दो चार्ट हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, समरी में जाएंगे और यहाँ पर इस कैटेगरी वाइज में इस तीनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट, और यहाँ पे कर लीजिए इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट लेना है वो आप फॉर्मेट ले लीजिए। अगर ये फॉर्मेट लेना है तो ये फॉर्मेट लीजिए, अगर कुछ दूसरा लेना है, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का लेना चाहे तो ये भी हम ले सकते हैं। तो ये हम ले लेते हैं सिंपल, और इसे हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेम इसको भी उसी तरह उसी साइज में रखेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसे कैटेगरी वाइज एक्सपेंस, ठीक है, और इसका डिजाइन भी सेम सब जैसा है उसी तरह करें जिससे कि वो अच्छा लगे, और इसे हम भी इसी साइज का रखेंगे यहीं पे, और इसे थोड़ा करते हैं बड़ा और इसको करते हैं छोटा, जिससे कि ये एक लाइन में रहे। और इसमें भी वो परसेंटेज हमें डालना है। तो इसके लेवल में जाएंगे, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे, चार्ट लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे मोड ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप सिंपली परसेंटेज डाल सकते हैं, या वैल्यू ही रख दीजिए क्योंकि हमने वहां पे वैल्यू ही ले रखा है। तो वैल्यू हम यहाँ पे कर देते हैं और बाकी सबको हटा के इसे बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया किसके लिए, कैटेगरी वाइज के लिए। लेकिन अब हमें बनाना है एक किसके लिए, फंड फ्लो के लिए। तो फंड फ्लो के लिए फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम फंड फ्लो को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फंड फ्लो को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, हम एक लाइन चार्ट का यूज करेंगे। तो हम इस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट हम इसे उठा लेंगे और इसका नाम कर देते हैं कैश फ्लो। और इसका भी चार्ट वगैरह जो है ना, लेवल अगर देना चाहते हैं तो लेवल दीजिए, लेकिन इसमें लेवल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर ये बार टाइप है तो ये पता चल रहा है कि क्यों ये जितना इसमें जो वेब्स दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि ये खर्चा
किस मंथ में ज्यादा हो रहा है, किस मंथ में कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये सब नहीं रखेंगे, ठीक है। और इससे हम यहाँ से कट करते हैं और ले जाते हैं यहाँ, और इसे भी एक बार यहाँ पे सेट कर देते हैं, एक ही जगह सेट करते हैं, ओके। और इसे हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे है सवाल आता है कि यहाँ पे जो चार्ट है ना, इस दोनों चार्ट का नाम हम यहाँ पे बदल देते हैं। हम इसे कर देते हैं फ्लो, और इसका नाम कर देते हैं कैटेगरी। फ्लो और कैटेगरी के नाम से दो चार्ट हम बना लेंगे। अब हमें करना क्या है, इस दोनों को यहीं पे रख दीजिए, सेट कर दीजिए एक बार। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा कोड। अब सबसे पहले इस दोनों को पहले तो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, होम में जाकर यहाँ पे सिलेक्शन पेन में जाएंगे, और यहाँ पे फ्लो और कैटेगरी को जो है ना हाइड कर देंगे, कि केवल हमें यहाँ पे क्या दिखे, हमें जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वही दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम सिलेक्ट करें तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट, यानी हमें कैटेगरी वाइज एक्सपेंस दिखना चाहिए, राइट। और यहां से लेके यहां तक अगर हम सिलेक्ट करें तो हमें कैश फ्लो दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोड है, बहुत ही छोटा सा है। तो हम चलेंगे VBA में, और VBA में जाने के लिए हम क्या करेंगे, Alt F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे वर्कशीट सिलेक्शन चेंज इवेंट में डालेंगे, और यहाँ पे करेंगे इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट डॉट रेंज, कहां से कहां तक हमें करना है, तो हमें करना है I7 से लेके I13 तक, I7 टू I13 इज नथिंग देन, यहाँ पे इंडिफ करेंगे। लेकिन अब देखिएगा कि कहीं भी अगर यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं ना, दो भी सिलेक्ट करेंगे तो भी ये कोड आपका रन कर रहा है, राइट, रन कर रहा है ना। जबकि हम चाहते हैं केवल एक सिलेक्ट करें तब ये काम करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ टारगेट डॉट काउंट ग्रेटर देन 1 देन एग्जिट सब, यानी जो हमने सिलेक्शन किया है उससे अगर ज्यादा हो तो ये बाहर आ जाए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया, इसको बंद कर दीजिए। अगर आपने यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया तो देखिएगा ये कोड रन नहीं किया, यानी किया बट ये यहीं पे निकल गया, ओके। अब यहाँ पे चार्ट का काम आता है। तो अब यहाँ पे करेंगे सीट, किस सीट में हमारा डैशबोर्ड है, 7 में, तो सीट 7 या तो विथ 7। तो यहाँ पे करेंगे सेप्स डॉट सेप्स, और सेप्स का नाम क्या था हमारा, इसके लिए हमें क्या करना था, हमें कैटेगरी वाइज लेना था। तो कैटेगरी डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, और इसके बाद इल्स में करेंगे सेम, इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए फॉल्स, MSO फॉल्स। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे बंद करते हैं, फुल स्क्रीन में ही देखते हैं कि किसी पे भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वही चीज केवल आ रहा है, प्रोजेक्ट 1 का ही, प्रोजेक्ट 3 का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा VBA का ट्रिक आता है कि इसके चार्ट का डाटा रेंज कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम चलेंगे VBA में, और यहाँ पे हम करेंगे एक्टिव सीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स, और चार्ट का नाम दे देंगे कैटेगरी डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आप कहीं पे सिलेक्ट करेंगे ना तो इस चार्ट को ये सिलेक्ट कर लेगा, राइट। अब जैसे ही चार्ट को जब सिलेक्ट कर लेगा तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्टिव चार्ट सेट सोर्स डाटा, और यहाँ पे सोर्स करके करेंगे, हमें सोर्स कहाँ से लेना है, तो सोर्स हमें लेना है सीट 8 से। आप यहाँ पे देखो समरी हमारा कहाँ पे सीट 8 में है। तो हम यहाँ सोर्स में जाएंगे, और यहाँ देखिए हमारा सबसे पहले सोर्स क्या है, A15 से लेके D15 तक। तो हम यहाँ पे करेंगे सीट 8 रेंज, कहाँ से कहाँ तक है, A15 से लेके D15 तक। तो यहाँ पे करेंगे A15 टू D15, ठीक है। उसके बाद करेंगे कॉमा। अब डाटा हमें कहाँ से लेना है, अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम 16 नंबर रो पे किए, और यहाँ पे हम सिलेक्ट किस पे करेंगे, हम 7 नंबर पे, राइट। तो हम रेगुलर इसीलिए कर रहे थे कि ये जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करें तो उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम 7 पे सिलेक्ट किए तो इसमें कितना सिलेक्ट ऐड करेंगे कि ये 16 हो जाएगा। तो 9 हम ऐड करेंगे, 9 7 16 हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे ए एंड रो नंबर,
राइट। एंड कहां से कहां तक, इसके बाद यहाँ पे डबल कोट देंगे, सेमी कॉलन देंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे ए टू ए के बाद क्या है, डी है, तो डी एंड रो नंबर। राइट, ये सोर्स डाटा हो गया। ओके, यहाँ पे लिस्ट सेपरेटर, मतलब कि यहाँ पे हमने, ये सही है, यहाँ पे सिंपल कॉमा देना था। राइट, ओके, ये देखिए इस तरह रेंज हमें बना देना है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो क्या कर रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ कर देते हैं डीम रो नंबर एज ए लॉन्ग कर देते हैं। राइट, अब यहां से रन किए, लेकिन ये रो नंबर फिर भी तो नहीं आया ना, जीरो दिखा रहा है, तो जीरो तो होता नहीं है, तो रो नंबर हम निकालेंगे कैसे? तो हम यहां पर जाएंगे और कहेंगे रो नंबर इक्वल टू टारगेट डॉट रो, जिससे कि हमें रो मिल जाएगा। तो जब F8 प्रेस करेंगे तो टारगेट रो कितना है, 7 मिल गया। अब 7 में अगर मान लीजिए कि ये रो नंबर कितना है, 7 है, लेकिन हमें डाटा कहाँ से लेना है, यहाँ देखिए समरी सीट में चलिए, डाटा हमें लेना है 16 से। तो मतलब 7 में कितना प्लस करेंगे कि 16 हो जाए, तो हम प्लस अगर 9 करें, यहाँ पे भी प्लस 9 कर दे और यहाँ पे भी हम प्लस 9 कर दें, तो अगर इस दोनों को हम सिलेक्ट करें तो ये क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो अब अगर हम रन करें, यहाँ द आइटम स्पेसिफाइड नेम वाज नॉट फाउंड, अच्छा ये एक्टिव सीट ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही इफेक्ट प्रेस किए तो क्या हुआ कि इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इस पे इफेक्ट प्रेस किए तो ये क्या हुआ, ये पहले वाले का दिखा दिया। चलिए ये पहले वाले का हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं और इसको रन करते हैं डायरेक्ट। अब प्रोजेक्ट 2 पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये चेंज हुआ। प्रोजेक्ट 3 पे किया तो ये चेंज हुआ, प्रोजेक्ट 4 पे किया तो ये चेंज हुआ, प्रोजेक्ट 5 पे किया तो ये चेंज हुआ, प्रोजेक्ट 7 पे किया तो क्योंकि कोई खर्चा नहीं है तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी खर्चा नहीं दिखाया। राइट, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए फिर से आ गया। अब बाहर चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह अगर हम सिलेक्ट किए तो क्या हुआ, हाइड हो गया। अब हम चलते हैं कैश फ्लो के लिए। कैश फ्लो में क्या था कि हमें इस वाले सेक्शन में करना था, तो इसके लिए भी क्या करना है, सिंपल इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। और इसकी जगह पे क्या करना है, आई की जगह पे हमें किसको सिलेक्ट करना है, जे सिलेक्ट करना है, जे से लेके 13 तक। राइट, तो हम यहाँ पे करेंगे J to 13, जे से लेके जे करना है, तो J to J कर देंगे यहाँ पे सिंपल। और यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे क्या कर देंगे, फ्लो नाम हमने दिया था, हम यहाँ पे फ्लो कर देंगे। और एक्टिव चार्ट C8 रेंज A15 D15 अब नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, तो समरी में चलिए और यहाँ पे देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, A25 से लेके G25 तक चाहिए। तो यहाँ पे हमें करना होगा 25 और यहाँ करना होगा G25। और इसका रो नंबर कहाँ से होगा, अगर ये पहला वाला 7 है तो ये 26 है, मतलब 19 हमें प्लस करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, और ये डी के बदले में क्या कर देंगे, जी कर देंगे। सॉरी हम चेंज कर दिए गलत में, यहाँ पे हमें करना है कितने रो में है, 26 में है। तो यहाँ रो नंबर अगर 7 है तो हमें ये 19 करना होगा, और जी डी को हमें कर देना है जी, और यहाँ पर इसको कर देंगे 19। ध्यान रहे यहाँ पे भी मैंने जी कर दिया है, इसको डी कर दीजिए। और यहाँ पर हमें करना है ए से लेके जी तक, यही है, ए से लेके यहां से लेके G15 तक चाहिए, और इसका डाटा इसके अनुसार है और बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे भी कर दीजिए फ्लो। अब आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो कैटेगरी वाइज दिखा रहा है ये, लेकिन ये कुछ गलत दिखा रहा है, मतलब हमने कोड में कुछ चेंज कर दिया है, A25 कर दिया है जबकि ये 15 था। राइट, ओके। अब हम इस पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कैटेगरी वाइज दिखा रहा है, जब हम इस पे कर रहे हैं तो कैश फ्लो दिखा रहा है, जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या दिखा रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है। तो हमारा यहाँ पे काम हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमें प्रेजेंट करना है, तो आप इसे फुल स्क्रीन करके एंड देन आप अपने बोर्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वाइज आ गया, यहाँ पे आपका कैश फ्लो आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।